हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर 6th क्लास एनसीईआरटी भूगोल का। आई होप फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी जो कल मैंने पोस्ट किया था वीडियो, तो आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा और आपने उसके नोट्स बना लिए होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी का। क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी सेकंड चैप्टर जो है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। जो मैं ऐसे टिक मार्क कर रही हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ अपने बुक में नोट डाउन कीजिए ताकि फिर से प्रॉब्लम ना हो, आपको फिर से नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े। और फ्रेंड्स, ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह कैसी है? तो फिर ये उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है। जैसे आप इस ग्लोब में देख रहे हो तो वैसी नहीं है। ये यहाँ पे ध्रुवों की तरफ थोड़ी सी चपटी है, दोनों ध्रुवों की तरफ, और यहाँ पे मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है। ठीक है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। तो ग्लोब क्या है? ये है ग्लोब। ठीक है, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है जिसमें एक वास्तविक प्रतिरूप दिखाया जाता है। ठीक है, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, ये आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं। ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं। तो कैसे होते हैं? एक बड़े ग्लोब, ठीक है, जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते, उसको क्या बोलते हैं? बड़े ग्लोब बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? बड़े ग्लोब बोला जाता है। उसके बाद में है पॉकेट ग्लोब, जैसे कि पॉकेट में रखने योग्य है छोटे ग्लोब, तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जाती है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। और एक बात है, ये हुई उसकी टाइप्स। उसके बाद में है ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कि कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ठीक है, मतलब क्या? देखो, ये है ग्लोब, ये है ग्लोब, तो ये क्या है? ये ऐसे 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 घूमेगा। ठीक है, तो तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो वो ग्लोब पे मतलब पृथ्वी का जो प्रतिरूप है, तो उसमें ये हम देख सकते हैं कि उसमें कहाँ कहाँ पर महाद्वीप है, कहाँ कहाँ देश है, कहाँ कहाँ महासागर है। तो उनको हम लोग अच्छी तरह से उसका अवलोकन करने के लिए हमें ग्लोब को घुमाना आवश्यक है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब यह प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं और रेखाओं की संदर्भ की आवश्यकता होती है। ठीक है, अभी इसमें देखो, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है, जिसे क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है। अभी अक्ष क्या है वो देखते हैं हम। ये देखो, ये अभी सपोज ग्लोब है। ठीक है, तो इसमें अक्ष कौन सा है? ये जो है ये है अक्ष। ठीक है, और ये अक्ष के यहाँ पर जो है ये है उत्तरी ध्रुव, ये है उत्तरी ध्रुव, और ये है दक्षिणी ध्रुव। जो निचला पार्ट है वो दक्षिणी ध्रुव, ये है उत्तरी ध्रुव। और एक काल्पनिक रेखा होती है जो ऐसे पृथ्वी को दो हिस्सों में फिर से काटती है, उसको बोलते हैं विषुवत वृत्त। ठीक है, तो ये 0 डिग्री अक्षांश पर होता है। तो ये देखेंगे हम लोग, अक्षांश क्या होता है, रेखांश क्या होता है, विषुवत रेखा क्या होती है, ये अक्ष कौन सा होता है, ये आभासी होता है या पृथ्वी पर सच में ऐसा अक्ष होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। इसे नोट डाउन कीजिए। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उनको क्या बोलते हैं? उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव बोलते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, ये ऊपर का जो है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब को, इसको हाईलाइट कीजिए आप। ठीक है, एक पॉइंट होता है उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव होता है।
ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। तो पृथ्वी कौन सी दिशा में घूमती है? पृथ्वी हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। ये बात हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन याद रखें, इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? जैसे कि अभी हम लोग ने ग्लोब पर देखा, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई भी सुई नहीं होती। ये आप ध्यान में बात रखिए। यह अपने चारों अक्षों पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। कौन सी है? तो ये हम लोग देखते हैं। इसे क्या बोला जाता है? विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? विषुवत वृत्त भी कहा जाता है, जो पृथ्वी को दो समान हिस्सों में काटती है। ये देखो, ये है विषुवत वृत्त। ठीक है, ये क्या है? ये है विषुवत वृत्त। पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई रहती है। ये है जो हम लोग ने अभी अक्ष देखा था, वो उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पे नीचे रहेगा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो ये विषुवत वृत्त है जो पृथ्वी को दो समान हिस्सों में काटता है। ठीक है, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये आप नोट डाउन कीजिए, उत्तरी गोलार्ध कौन सा है और दक्षिणी गोलार्ध कौन सा। ये आप ऐसे पृथ्वी का ग्लोब बनाकर भी आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि ये है उत्तरी गोलार्ध और ये निचला पार्ट है दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। ये भी क्या है? ये भी है काल्पनिक वृत्त। ये भी सच में वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहता। ये भी एक काल्पनिक वृत्त है। ठीक है, यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। ऐसे क्यों? क्योंकि हम लोग अभी महाराष्ट्र में हैं, तो वो हमें ये स्थिति बताएगा कि आप एग्जैक्टली कौन सा लोकेशन पर हो। तो ये बताने के लिए विषुवत वृत्त और बाकी जो अक्षांश हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, मतलब विषुवत वृत्त से उसकी दूरी कितनी है, वो उत्तर की तरफ है या दक्षिण की तरफ है, ये जानना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहा जाता है। तो ये देखो, 20 डिग्री उत्तर, 40 डिग्री उत्तर, 60 डिग्री उत्तर, 80 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री तक होता है। तो उत्तर में जो रहेंगे उसको उत्तरी अक्षांश बोलेंगे और दक्षिण में जो होते हैं उनको दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे। लेकिन सभी को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, तो जो विषुवत वृत्त के ऊपर जो रहेगी अक्षांश रेखा है उसको उत्तरी अक्षांश बोलेंगे, और जो विषुवत वृत्त के दक्षिण में रहेगी उसको दक्षिणी अक्षांश रेखाएं भी बोला जाएगा। ठीक है, विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे भी दिया होगा, यहाँ पे है 0 डिग्री, यहाँ पे है 0 डिग्री। विषुवत वृत्त 0 डिग्री को दर्शाता है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश। चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। कितना है? पृथ्वी का कितना है अंश? 360 डिग्री। उसका 1/4 मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री या 90 अंश मतलब उत्तर में 90 डिग्री और दक्षिण में 90 डिग्री। ठीक है, तो इसके लिए उत्तरी अक्षांश कितने हो गए? 90 डिग्री तक, और दक्षिणी अक्षांश कितने हो गए? 90 डिग्री तक। ठीक है, 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है और 90 डिग्री या 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। ठीक है, इसकी बात है, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण की सभी स्थित समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। या प्लीज़ नोट डाउन कीजिए ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो शेयर कीजिए और मेरे जो वीडियोस है उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उनकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है, क्योंकि एग्जैक्टली हमें वो लोकेशन पता होना चाहिए। इसके लिए उसके साथ उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, इसे उत्तर उ या द के अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में जो भी चंद्रपुर है और ब्राज़ील में जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है उसमें बेलो हॉरिजॉन्टे दोनों एक ही अक्षांश
मतलब 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। लेकिन कौन सा 20 डिग्री अक्षांश, उत्तर या दक्षिण, वो तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो देखो यहाँ पे, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में है, ठीक है, और जो बेलो हॉरिजॉन्टो है वो 20 अंश दक्षिण में स्थित है, ठीक है। तो आप अब आपको पता चला 20 डिग्री पर है वो दोनों भी, चंद्रपुर और बेलो हॉरिजॉन्टो। लेकिन चंद्रपुर जो है वो उत्तर में है और जो बेलो हॉरिजॉन्टो है वो दक्षिण में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको अच्छे से पता चलेगा ये डायग्राम में। यहाँ पे विषुवत वृत्त है जो 0 डिग्री को दर्शाता है। यहाँ पे 23.5, 66.5, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वैसे ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 90 डिग्री पर उत्तर ध्रुव है और यहाँ पे 90 डिग्री पर दक्षिण ध्रुव है। यहाँ पे ये जो है 0 से 23.5 डिग्री उत्तर तक ये उष्णकटिबंध है और सेम यहाँ पे भी वैसे ही रहेगा, निचली तरफ दक्षिण ध्रुव ही यहाँ पे। तो ये क्या है, उत्तर में कर्क रेखा दर्शाती है 23.5 को, देन 66.5 तक, मतलब 23.5 से 66 तक जो भी है, तो उसको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध बोला जाता है। और उसके बाद में रहता है शीत कटिबंध, जो उत्तरी शीत कटिबंध, सेम वैसे ही दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध, ठीक है। तो ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक बार आप यहाँ पे जो नोट्स बनाया आपने, तो वहाँ पे आप प्लीज़ ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए। महत्वपूर्ण अभी अक्षांश रेखाएं कौन सी है, तो ये अभी हमने देखा विषुवत वृत्त, उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, ठीक है। ये 3 तो महत्वपूर्ण है और इसके बाद भी और 4 है जो इस डायग्राम में हम लोग ने देखे थे अभी। तो कौन से है ये, तो ये देखो, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तर में है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिण में है। उसके बाद में विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त है, विषुवत वृत्त रेखा 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त है, ठीक है। तो ये हुए जो समानांतर रेखाएं हैं विषुवत वृत्त के। तो इसके बारे में हम लोग ने देखा कि 6 इम्पॉर्टेंट है, 2 जो दक्षिण ध्रुव, उत्तर ध्रुव, उसके बाद में विषुवत रेखा, ये 3 हुए। उसके बाद में उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त और विषुवत रेखा 66.5 दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त, ठीक है। उसके बाद में है पृथ्वी के ताप कटिबंध कौन से हैं, जो हम लोग ने अभी देखा था। ये जो 0 से 23.5 में है उसको उष्ण बोलते हैं दोनों तरफ, और 23.5 से 66.5 है उसको बोलते हैं दोनों तरफ के शीतोष्ण कटिबंध, जिसमें उत्तरी और दक्षिणी ऐड हो जाएगा, ठीक है। मतलब वर्ड ऐड हो जाएगा, अगर उत्तर में है तो उत्तरी होगा और दक्षिण में है तो दक्षिणी होगा। और उसके बाद में 66.5 से 90 तक जो होगा वो शीत कटिबंध रहेगा दोनों ध्रुवों में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मेंशन किया है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, जो 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण जो है, तो उन दो स्पेस के बीच में जो स्पेस है, उन दोनों के बीच में जो स्पेस है, तो उसको क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंध बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद है कर्क रेखा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ये भी ध्यान में रखिए, क्योंकि ये भी कुछ छोटे छोटे सवाल भी कभी कभी एग्ज़ाम में कंफ्यूज करा देते हैं। तो ये भी बात आप ध्यान में रखिए कि ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक बार यूपीएससी में ये सवाल आया था, तो आप देख लीजिएगा कि ऐसे सवाल भी बनते हैं जो प्रीलिम्स में आते हैं। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, ठीक है। यहाँ पे उष्ण कटिबंध में ज़्यादा तापमान रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, थोड़ा सा मध्यम रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। तो शीतोष्ण कटिबंध हम लोग देखते हैं। शीतोष्ण कटिबंध देखो, ये है शीतोष्ण कटिबंध और ये है शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा है, ये वाला जो है ये शीतोष्ण कटिबंध
और ये वाला जो है वो शीतोष्ण कटिबंध है, ठीक है। तो दोनों तरफ, और जो बचा है वो क्या है, शीत कटिबंध। शीत कटिबंध कौन सा है, वो भी दोनों तरफ है, ये यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है शीत कटिबंध 66.5 से 90 डिग्री, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त जो 66.5 डिग्री पर रहता है और दक्षिण ध्रुव जो 90 डिग्री पर रहता है दक्षिण में, उसके बीच के ठंडे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध बोला जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए यहाँ पे शीत कटिबंध इसको कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको ध्यान में आई होगी। अभी और एक चीज़ है कि आपको किसी भी स्थान का पता लगाने के लिए सिर्फ उसके अक्षांश ही इम्पॉर्टेंट नहीं रहते, बल्कि उसके जो रेखांश है या देशांतर है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आपको ये दोनों चीज़ें अगर पता होगी तो आपको एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट लोकेशन पता होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं देशांतर क्या है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त, देखो अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की भी आवश्यकता होती है, सिर्फ अक्षांश ही मालूम होना आवश्यक नहीं है। तो उसका जो देशांतर है वो भी इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है, ठीक है। उनकी स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाएं से पूर्व और पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे कोई रहेगा, यहाँ पे एक होगा कोई इस देशांतर पर यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे रहेगा, ठीक है, एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा, सेम अक्षांश पर है, ठीक है, लेकिन स्थिति सेम है क्या, उनकी नहीं है। तो इसके लिए हमें रेखांश की या देशांतर की मदद लेना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है ये। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, देशांतरीय याम्योत्तर रेखाएं कहा जाता है, ठीक है। उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है, ठीक है। उनके बीच जो दूरी रहती है तो उनको देशांतर के अंशों में मापा जाता है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, ऐसे। तो इनको कैसे मापा जाता है, देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है, ठीक है। और ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। यह भी कैसे है, देखो इन दोनों में जो दूरी है, अभी ये दोनों लेते हैं, इन दोनों में जो दूरी है वो विषुवत वृत्त पर अगर आप होगे तो ज़्यादा होगी, बट जैसे जैसे आप इन दोनों रेखाओं को ये ऐसे ध्रुव की तरफ जाओगे तो यहाँ पे ये इन दोनों देशांतरों के बीच की दूरी कम 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 होते जाएगी और एक पॉइंट ऐसे आएगा जो आप अगर ध्रुव पर जाओगे तो सभी रेखाओं की जो दूरी है वो शून्य हो जाएगी, ठीक है। अक्षांश जो पहले हम लोग ने देखा था, समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे है सपोज अपनी अर्थ, तो ये है विषुवत वृत्त, तो ये अक्षांश रेखाएं हैं जो विषुवत वृत्त के समानांतर होती है, समानांतर, ठीक है। लेकिन उनकी दूरी जो है, ये अक्षांश की लंबाई जो है वो वो ध्रुवों की तरफ जाने पर कम हो जाती है, ठीक है। ध्रुवों की तरफ जाने पर कम हो जाती है। लेकिन जो देशांतर है, ये अभी देशांतर हुए, ठीक है, तो इन दोनों की दूरी जो है वो कम हो जाती है, दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे वैसे वैसे कम हो जाती है। लेकिन उनकी जो लेंथ है, उनकी अपनी अपनी लेंथ जो है वो क्या होती है, उनकी जो लेंथ है वो सेम रहती है, ठीक है। लेंथ जो होती है वो सेम, जैसे कि अक्षांश की लेंथ है वो देखो कम 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 होती जाती है, ठीक है। अभी आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि मैंने क्या किया है, ठीक है, क्या बताया है। इसके बाद आप एक बात ध्यान में रखिए,
इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संस्थान संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहाँ ग्रीनिच देखो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ग्रीनिच जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रीनिच कहाँ पे स्थित है, फिर राजकीय वेधशाला जो ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है वो कहाँ पे है। तो इससे गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व, यामोत्तर मतलब ये वाली रेखा ऐसे दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली, ठीक है, ऐसी अलग अलग रेखाएं रहती है, ठीक है। यामोत्तर से पूर्व, ठीक है, ये पूर्व साइड में और पश्चिम की साइड में उनकी गिनती शुरू होनी चाहिए। तो ये कहाँ से मेन लाइन उन्होंने ड्रॉ की, कहाँ से तो होना चाहिए ना स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो है ग्रीनिच से, ठीक है, जहाँ पे ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है। तो वो क्या हुआ, 0 डिग्री यामोत्तर, ठीक है, या उसको प्रमुख यामोत्तर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है उसको, प्रमुख यामोत्तर भी बोला जाता है। इसका मान क्या है, 0 डिग्री देशांतर। और यहाँ से हमें 180 डिग्री पूर्व में और 180 डिग्री पश्चिम में रहेंगे बाकी समानांतर जो यामोत्तर है वो उसके उस लाइन के, ठीक है। तो आपको अभी पता चला होगा कि अगर चंद्रपुर है और जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील में बेलो होरिज़ोंटो है, तो उसका अगर आपको अक्षांश और यामोत्तर दोनों भी पता होगा तो आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता होगी, ठीक है। आप अभी अपना जो लोकेशन है वो आप मैप में डालिए और उसका लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड जो भी है यामोत्तर और अक्षांश देखिए, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या है। और हम अक्षांश जब देखते हैं तो उत्तर या दक्षिण में स्थित है वो लिखते हैं, और हम लोग अभी जो यामोत्तर देखेंगे तो वो देखते हैं तभी पूर्व की तरफ है या पश्चिम की तरफ है वो देखते हैं, ठीक है। उससे हमें ये भी पता चलता है कि हम लोग की जो घड़ी है, सपोज़ अभी हम लोग भारत में रहते हैं तो 5:30 प्लस 5:30 ऐसे क्यों लिखा होता है। तो जो ग्रीनिच है, जो प्रमुख यामोत्तर है, वहाँ से जो भी लाइन है तो उसमें घड़ी भी कैसे हम लोग घड़ी को भी टाइम कैसे सेट करते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे आगे। तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन से लोकेशन पर कितने बजे होंगे, ये भी आप पता कर सकते हो, ठीक है। अब ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तर के द्वारा बनाई गई ग्रिड को देखो। अगर आपको इस किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर का, देखो किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर का पता अगर सही होगा तो आप उस स्थान का सही से पता लगा सकते हो, ठीक है। उदाहरण के लिए असम में धुबरी, देखो असम में जो धुबरी है वो कैसा उसका स्थान बताया है, 26 डिग्री उत्तर, ठीक है। 26 डिग्री उत्तर मतलब यहाँ पे उत्तर में रहेगा कहाँ पे, तो ठीक है, उत्तर में अक्षांश, और 90 डिग्री पूर्व मतलब ये जो ग्रीनिच लाइन है उससे 90 डिग्री के यहाँ पे, तो यहाँ पे वो स्थित होगा धुबरी, ठीक है। तो ऐसे आप पता लगा सकते हो इस चीज़ का, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये जो है अक्षांश रेखाएं है और ये जो है ये देशांतर है। ये कुछ कागज़ पे दिया है उन्होंने करने के लिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो मैंने अभी बताया। तो अभी आप ये इसमें देख सकते हो कि प्रशांत महासागर है, ये कैसे, यहाँ पे ग्रीनिच लाइन है, ये देखो यहाँ पे ग्रीनिच लाइन है, ठीक है, ये ग्रीनिच लाइन है जो देशांतर है, ये सभी देशांतर है, ठीक है, ये सभी देशांतर है। तो ये देखो यहाँ पे जितने भी रहेंगे मतलब 180 डिग्री तक है, तो हर एक देशांतर रहेगा तो उसमें +1 होगा। +1 मतलब क्या, यहाँ पे अगर रात के 12 बजेंगे तो यहाँ पे 1 बजेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ऐसे यहाँ पे 5। तो हमारी स्थिति सपोज़ यहाँ पे है इंडिया की, तो क्या होगा 5.30। इसके लिए हम लोग हमेशा 0.530 आगे कैलकुलेट करते हैं। देशांतर और समय, देखो अभी आप यहाँ पे अच्छी तरह से बताया, समय को मापने का अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है, ठीक है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। अंततः स्वाभाविक ही है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन क्या है, सूर्यास्त और सूर्योदय, ठीक है। अभी हम लोग को एक बार पता चला कि हम लोग आसमान में देख के हम लोग पता लगाते हैं कि कितने बज गए होंगे, ठीक है, एटलीस्ट हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितने बजे होंगे, ठीक है।
तो देखो, स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। जैसे कि जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है परछाई अपनी, ठीक है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी, ठीक है। मतलब जिस यामोत्तर पर होगा सूर्य, तो वहाँ पे हमेशा दोपहर हुई होगी और 12 बजे होंगे दोपहर के, ठीक है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ये ध्यान में रखिए आप, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अंततः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है, ठीक है, हम तो ग्रीनिच के पूर्व में हैं, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा, ठीक है, उतने डिग्री से। देखो, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। टोटल वो गोल है तो वो 360 डिग्री घूमेगी, ठीक है। तो वो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बजे होंगे, ठीक है। अभी आप देखो कि जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा, 60 डिग्री ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि 15 डिग्री मतलब 1 डिग्री पर क्या होता है 4 मिनट, तो 15 गुणिले 4 तो कितना हुआ 60 मिनट, ठीक है। तो ग्रीनिच के समय के अनुसार 1 घंटा आगे होगा, ठीक है। मतलब ग्रीनिच के यहाँ पे अगर 12 बजे होंगे तो उससे 15 डिग्री जो आगे है, मतलब यामोत्तर, तो वहाँ पे कितने बजे होंगे, 1 बजे होंगे, ठीक है। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम में जो स्थान रहेगा उसका 1 घंटा पीछे चल रहा होगा, तो वहाँ पे कितने बजे होंगे, सुबह के 11 बजे होंगे। क्या बजे होंगे, सुबह के 11 बजे होंगे, ठीक है। और ग्रीनिच पर जब दोपहर के 12 बजे होंगे तो उसके एकदम अपोजिट जो 180 डिग्री पर है वहाँ पे मध्य रात्रि होगी, मध्य रात्रि के 12 बजे होंगे वहाँ पे, ठीक है। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, दोपहर में उसी समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं, ठीक है। हम मानक समय क्यों मानते हैं, अभी ये जो है क्यों मानते हैं, क्योंकि उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होता है, ठीक है। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा, ठीक है। इसलिए क्या आवश्यक होता है कि एक ही कोई तो लाइन मानना। तो हम लोग क्या मानते हैं, जो हमारी 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व की जो है, मतलब हम लोग पूर्व में रहते हैं ग्रीनिच से, ठीक है, तो पूर्व ही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 82.5 डिग्री 30 सेकेंड्स जो है, तो वो मानक हम लोग यामोत्तर माना जाता है, एक देश का कॉमन हम लोग ने निकाला है, ठीक है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है और भारतीय मानक समय के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल दिया है कि कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि लोग आज मध्यरात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारतीय व इंग्लैंड का जो मैच है तो लंदन में 2 बजे होंगे, ठीक है। तो भारत के समय के अनुसार शाम के 7:30 बजे होंगे, क्योंकि हमारा घड़ी जो है वो 5.5 घंटे आगे है उनसे, ठीक है। तो मैच अगर ज़्यादा वक्त चलेगी तो हमारे यहाँ पे रात्रि हो जाएगी, तो इसके लिए सो नहीं पाएंगे, ऐसे उसका कहना है। भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री 30 सेकेंड्स पूर्व में स्थित है, ठीक है, पूर्व में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ये आप नोट डाउन कीजिए, ये 2 लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि बताया, दोपहर के जब लंदन में 2 बजेंगे तो हमारे यहाँ 7:30 बजेंगे, और लंदन में दोपहर के 12 बजेंगे तो यहाँ हमारे यहाँ पे 7:30 बजेंगे। कुछ देशों के देशांतरी विस्तार अधिक है, जैसे कि उनकी जो भू सीमा है वो ज़्यादा रहती है, इसके लिए वहाँ पे ज़्यादा समय रहते हैं, ठीक है। देखो, जो मानक समय रहते हैं वो 1 से अधिक रहते हैं। उदाहरण के लिए रशिया में 11 मानक समयों को अपनाया गया है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ा देश है। पृथ्वी को 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक एक क्षेत्र को घेरता है, ठीक है। तो आई होप ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा, आपने इसकी नोट्स बना ली होगी, और आप अभी इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज़ कीजिए ताकि आपको फिर से कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और वीडियोस के लिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए नए नए वीडियो के लिए। ये सीरीज़ चलती रहेगी एंड तक, ठीक है। पूरी एनसीईआरटी सभी चैप्टर सभी सब्जेक्ट की कवर होगी, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।